हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूं जो आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली मदद करेगा, हेल्पफुल रहेगा। मैं आज बात करूंगी यहां पर अप्रैल 2024 के सारी की सारी जो इम्पॉर्टेंट, केवल और केवल इम्पॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ है जहां से 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। केवल उन इम्पॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ को कवर करेंगे। यहाँ पर हमें कोई कोर बैंकिंग या कोर फाइनेंसिंग नहीं कवर करना है, हमें बेसिक बातें कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो फाइनेंशियल ईयर हमारा खत्म हुआ है 2023-24, उसमें हमारा जीएसटी कलेक्शन कितना है, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट कितना रहा है, वो कौन सा बैंक है या वो कौन सी कंपनी है जिसने माइल्स नाम से क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया है, स्कोर क्या है, स्कोर किस लिए काम आता है, या ये किस इनिशिएटिव या किस रेगुलेटरी बॉडी का इनिशिएटिव है। तो सिंपल जो बेसिक क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के, बैंकिंग के आपके एग्जाम में होते हैं, हर एक एग्जाम में होते हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 100% यूजफुल है। अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हैं, इसके अलावा स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, तो सभी एग्जाम में बेसिक बातें तो पूछी ही जाती हैं। आपको जीडीपी फोरकास्टिंग के बारे में पूछा जाता है कि बताइए यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंगली FY24 में भारत की इकोनॉमी ग्रोथ क्या रहेगी। ऐसे क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में नॉर्मल है। तो उन्हीं सारी बातों को आज हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए हम स्टार्ट करेंगे ऑल इंपॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज ऑफ अप्रैल 2024। ठीक है, क्लास ओवर होने के बाद आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247। ओके, तो बैंकिंग स्टूडेंट स्पेशली आप लोगों को तो 100% इस वीडियो को देखना ही है। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, स्टार्ट कर लें आज का वीडियो। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? सरकार को जब पैसे की जरूरत होती है तो सरकार अपने ही असेट्स को बेचती है, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अलग अलग कंपनीज में गवर्नमेंट के जो शेयर्स होते हैं, गवर्नमेंट उन शेयर को बेचती है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि FY24, अब यहाँ पे जो बच्चे जिनको कंफ्यूजन है बार बार FY24 क्या है, फाइनेंशियल ईयर हम 2023-24 की बात कर रहे हैं। हम सभी को पता है 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर आपके 31 मार्च 2024 ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बारे में बात हो रही है। जहां कहीं भी FY25 की बात होगी, इसका मतलब हम 2024 अभी जो चल रहा है और अप्रैल 2025 तक की बातें यहां पर हो रही हैं। क्लियर? तो FY24 क्लियर होना चाहिए, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है। ओके, चलो स्टार्ट कर ले। तो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट क्या रहा है ये बात पूछी है। तो गवर्नमेंट ने 16,500 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट रेज 16,507 करोड़ रुपीस बाय द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस डिसइन्वेस्टमेंट इन FY24। तो गवर्नमेंट ने 2023-24 में अपने असेट को बेचकर 16,507 करोड़ रुपए इकट्ठे करने का काम किया है। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड ब्रीच द 100 मिलियन मार्क इन इंडिया। तो यहां पर ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब RBI का डेटा है कि हमारे देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड पब्लिक सेक्टर बैंक है, सबने मिलाकर 100 मिलियन से ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशूड बाय द बैंक इन इंडिया सरपास द 100 मिलियन मार्क इन द February 2024। तो हमारे देश में टोटल बैंक्स जो भी हैं उन्होंने 100 मिलियन आपके क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। और जिसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है आपका HDFC बैंक। अगर पूछ लिया जाए बताइए वो कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं, तो वो है आपका HDFC बैंक, जिसने 20.40 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। अगर आपसे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात की जाए कि पब्लिक सेक्टर बैंक में वो कौन सा बैंक है जो टॉप पर है जिसने सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए SBI। ओके है, डन? चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं IRDAI के बारे में। हमारे देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सब की जो एपेक्स बॉडी है वो कौन सी है? IRDAI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन? IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 से IRDAI ने कहा है कि जो भी आप पॉलिसी लेते हैं आपको उन्हें फिजिकल फॉर्म में नहीं, मतलब ई इंश्योरेंस आपको कराना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपनी पॉलिसीज को परचेस करना, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं आप उनको भी कन्वर्ट करा सकते हैं ई इंश्योरेंस में। नाउ ई इंश्योरेंस मैंडेटरी फॉर ऑल पॉलिसी होल्डर अकॉर्डिंग टू द IRDAI, और 1 अप्रैल 2024 से ये चालू हो चुका है। इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सभी प्रकार के इंश्योरेंस कवर है। इसका मकसद क्या है? पेपरलेस वर्क करना। फिजिकल कॉपी घूम जाती है तो उनके खोने का जो डॉक्यूमेंट घूमने का डर है वो भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिसी को ट्रैक करना आसान होगा, पॉलिसी की रीपेमेंट करना आसान होगा, इसलिए ये बात यहां पर कही गई है। डन। चलिए नेक्स्ट, बैंक ऑफ इंडिया 10,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू करेगा और 10,000 करोड़ रुपए फंड रेज करेगा। कब? 24-25 में। ठीक है। बॉन्ड क्या होते हैं? तो बॉन्ड आपका एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप उसे परचेस करते हैं और उसके बाद आपको उसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे जनरली बैंक बॉन्ड इशू करते हैं, और जब वो फंड रेज किया जाता है उसका अगर इस्तेमाल अगर क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट में किया जा रहा है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट में किया जा रहा है, तो उन्हें हम ग्रीन बॉन्ड बोल देते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में हमें इस्तेमाल करना है तो उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड कह रहे हैं। सिंपल सी कहानी है। तो बैंक ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपीस रेज करने की बात की है यूजिंग द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड बाय द 24-25, और इस पैसे का इस्तेमाल कहां पर किया जाएगा? तो इस पैसे का इस्तेमाल रोड्स बनाने में, ब्रिज, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उनको बनाने में किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और 7 सितंबर 1906 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए बात करते हैं डिजिटा। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिजिटा क्या है? डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। ठीक है। जैसे कि हम अपने जो फूड प्रोडक्ट होते हैं, जब आप कोई मैगी लेकर आओ या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आते हो, उसके पीछे आपने देखा है उसमें लिखा होता है कि फसई की रेटिंग है, फसई ने इसकी क्वालिटी को चेक किया है। ठीक है। वैसे यहाँ पर एक तरीके से जो हमारे लैंडिंग एप्लीकेशंस होते हैं जहां से आप लोन वगैरह ले सकते हैं, तो डिफरेंट इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशन अवेलेबल हैं और जो लगातार पॉपअप होते रहते हैं। कई बार इन पे क्लिक कर दिया जाए तो हमारे अकाउंट खाली भी हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलीगल लैंडिंग एप्लीकेशन है जो पॉपअप होते रहते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी को फॉर्म किया है। बेसिकली यहाँ पर कोई भी जो आपकी लैंडिंग एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे लाइसेंस या सर्टिफिकेशन लेना होगा डिजिटा से। तो अगर डिजिटा वेरीफाइड है, मतलब डिजिटा का टैग अगर लगा है, मतलब वो वेरीफाइड आपकी लैंडिंग एप्लीकेशन है, और अगर डिजिटा का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है मतलब ये फर्जी है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेशन गूगल के साथ भी किया है और लगभग 442 जेन्युइन लोन एप्लीकेशन की लिस्ट दी है और कहा है कि रिमेनिंग जो है वो डिजिटा से सर्टिफाइड नहीं है, आप उनको प्ले स्टोर से हटा भी सकते हो। ठीक है। क्यों किया जा रहा है? इलीगल यहाँ पे जो फ्रॉड वगैरह होते हैं उनको रोकने के लिए। दिस इज वीवीआईपी क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझेंगे हर एक एग्जाम वाले। ठीक है। चाहे आप यूपीएससी भी दे रहे हो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, क्योंकि हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमें पता होना चाहिए कि पिछले साल कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इसके अलावा हमें जीएसटी के बारे में भी कुछ बातें पता होनी चाहिए जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार जीएसटी कलेक्शन क्रॉस हुआ है 20 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। तो आप देखेंगे 2023-24 में हमारा टोटल जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो 20.18 लाख करोड़ रुपीस का हुआ है। ठीक है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का हमारा जीएसटी कलेक्शन हुआ। पहली बार ये इतना जीएसटी कलेक्शन है, मतलब अभी तक का हाईएस्ट है जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है। अगर हम इसकी तुलना करते हैं प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर से, मतलब इसकी तुलना अगर हम 2022-23 से करेंगे तो हमें 11.7% की ग्रोथ देखने को मिलेगी।
ठीक है, तो आपको कितनी ग्रोथ देखने को मिली? 11.7% की ग्रोथ देखने को मिली। और जीएसटी कलेक्शन कितना रहा? तो 20 लाख करोड़ के आसपास आपको जीएसटी कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ये तो पूरे साल भर का हुआ। अगर हर एक मंथ का एवरेज कलेक्शन निकालोगे कि हर एक मंथ का एवरेज कलेक्शन क्या है, तो आप देखेंगे 1.68 लाख करोड़ रुपीस एवरेज एवरी मंथ का जीएसटी कलेक्शन है। टोटल ये है और एवरी मंथ का एवरेज आपको देखने को ये मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें ओके। इसके अलावा एक और डेटा याद रखना कि मार्च 2024 में अभी तक का, जब से जीएसटी की शुरुआत हुई है, मतलब 2017 से अभी तक का सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन कब था? मार्च 2024 में था। कितना था? 1.78 लाख करोड़ रुपीस। 1.78 लाख करोड़ रुपीस मार्च 2024 का जीएसटी कलेक्शन था। तो अभी तक का सेकेंड हाईएस्ट है। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हुआ था हमें अप्रैल 2023 में। अगर आप अप्रैल 2023 का जीएसटी कलेक्शन देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा 1.87 लाख करोड़ रुपीस। क्लियर है ये डेटा? रिवाइज करवा दूं एक बार, चलो देख लो क्या क्या याद रखना है। पहला याद रखना है कि 2023-24 में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? तो 20.18 लाख करोड़ रुपीस हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 11.7% ज्यादा है। एवरी मंथ का एवरेज जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपीस है। ठीक है, मार्च 2024 में अभी तक का सेकेंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि 1.78 लाख करोड़ का आपको देखने को मिलेगा। और अभी तक का हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन अप्रैल 2023 में हुआ है, जो कि 1.87 लाख करोड़ रुपए है। बस इतनी ही बातें याद करनी है। ओके, डन। यहां से स्टेटमेंट भी क्रिएट हो सकते हैं। और महाराष्ट्र टॉप पर है जीएसटी कंट्रीब्यूट में, महाराष्ट्र स्टेट टॉप पर है। डन। तो जीएसटी के बारे में आर्टिकल 246A में आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। जीएसटी को 101 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस किया गया था और 1 जुलाई को हम जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। चलिए बात करते हैं स्कोर्स के बारे में। तो स्कोर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसके अलावा किसने इसे लॉन्च किया है? तो आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की एप्लीकेशन है जिसका नाम है सिक्योर। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म आपको मिलेगा सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम बेसिकली जो इन्वेस्टर हैं और सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी जो भी कंप्लेंट है वो अपनी कंप्लेंट को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला है कि हम 21 कैलेंडर डेज में आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कंप्लेंट है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, ऐसा सेबी ने कहा है। सेबी ने जो पहला एप्लीकेशन लॉन्च किया था स्कोर, वो 2011 में किया था और इसका अपग्रेडेड वर्जन जो ज्यादा यूजर फ्रेंडली है उसको लॉन्च किया है, जो है स्कोर 2.0। डन। ओके, चलो नेक्स्ट। अब बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। यहां तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नहीं। अगर आप लोग एग्जाम देते होंगे, पीवाईक्यू लगाते होंगे, तो ये क्वेश्चन तो मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है। अगर आपका पेपर 15 जून से पहले है, अगर आपका पेपर जून में है, मतलब जुलाई से पहले है, तो आपके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर जुलाई के बाद है तो ये डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। रीजन क्या है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो नेक्स्ट मीटिंग है वो 5 जून से लेकर 7 जून के बीच में होने वाली है। तो हो सकता है डेटा सेम रहे, हो सकता है ये लोग अपने डेटा को रिवाइज कर दे, गॉड नोस, ये तो सिर्फ आरबीआई जानता है। तो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसको हेड कौन कर रहे थे? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी कर रहे थे। और यहाँ पे लगातार 7वीं बार, 7th टाइम हमारा जो रेपो रेट है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, विच इज 6.5%। डन। फिर आप यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट देखेंगे, 3.35% है। बैंक रेट और एमएसएफ आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी, बैंक रेट 6.5% और एमएसएफ 6.75% आपको देखने को मिलेगा। आपका जो सीआरआर है वो 4.5 है और एसएलआर 18% है।
अब आपको जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि आरबीआई ने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी ग्रोथ है FY24 में, सॉरी 25 में, FY25 में भारत की जो इकोनॉमी ग्रोथ है वो 7% रहेगी अकॉर्डिंग टू द आरबीआई। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज फिलहाल होना नहीं है, तो ये आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। डन। और इंडिया कंटिन्यूअसली लार्जेस्ट रेसिपेंट रहा है रेमिटेंस का, मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हुआ है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं जो 2023-24 हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उसमें टॉप 5 इंडेक्स कौन से या टॉप 5 कंपनीज कौन सी रही हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो टॉप 5 कंपनीज या टॉप 5 परफॉर्मर्स इंडेक्स कौन से रहे हैं, तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, कोल इंडिया, अडानी पोर्ट और हीरो मोटो कॉर्प। ठीक, ये 5 कंपनी है जिनका परफॉर्मेंस पॉजिटिव ग्रोथ और सबसे ज्यादा रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। और अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो इंडिया में आप देखेंगे पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 1 बिलियन टन कोल का प्रोडक्शन रिकॉर्ड किया गया है, तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। ठीक, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम पेप्सिको के बारे में। तो पेप्सिको हमारे देश में 1266 करोड़ 1266 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी, कहां पर, उज्जैन के मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और वहां पर अपनी फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तैयार करेगी। ठीक है, तो पेप्सिको विल इन्वेस्ट 1266 करोड़ रुपीस टू सेट अ फ्लेवर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट उज्जैन इन मध्य प्रदेश। लगभग 22 एकड़ की जमीन में इस फैक्ट्री को या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को तैयार किया जाएगा और इसका कंस्ट्रक्शन 2024 में स्टार्ट होगा और प्रोडक्शन स्टार्ट होगा 2026 में। ओके है, डन इतनी चीजें, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और थंब इंप्रेशन पे, लाइक बटन पे क्लिक कर दो, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, एंड पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलना है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक ज्वाइन हैंड विद पे मार्ट इंडिया टू अनवील वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जम्मू एंड कश्मीर रीजन में उनके जो कस्टमर्स हैं उनको वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए पे मार्ट इंडिया के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। मतलब जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो कस्टमर जम्मू एंड कश्मीर रीजन में हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वर्चुअली विदाउट मतलब कैश आप पेमेंट कर सकते हैं अपने मर्चेंट्स को। नेक्स्ट है टाटा AIA अनवील पेमेंट सॉल्यूशन सिस्टम ऑन व्हाट्सएप। अब यहाँ पे ये कंपनी अपने आप में पहली कंपनी है जो व्हाट्सएप में फैसिलिटी देती है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसीज के जो भी रिन्यूअल है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है। सो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड हैज अनवील अ प्रीमियम पेमेंट सर्विस बाय व्हाट्सएप मेकिंग इट द फर्स्ट टाइप इन द इंडस्ट्री। तो यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन पहले अलाउ था और अब यूपीआई के साथ साथ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पहले जो पॉलिसी होल्डर्स थे उनको यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की लिमिट व्हाट्सएप से कितनी थी, 2 लाख रुपए थी, इन्होंने बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का कर दिया है। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी है। और कंपनी ने ताशा नाम का एक बॉट भी लॉन्च किया है जो 24/7 अवेलेबल होगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक ने 42,000 करोड़ रुपीस फंड रेज किए हैं फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से, जिससे वो अपने ओवरसीज बिजनेस मतलब भारत के बाहर अपनी ब्रांचेस को, अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो किसने फंड रेज किया है? यूनियन बैंक ने किया है। कितना? 42,000 करोड़ रुपए का। किससे किया है? दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से किया है। नेक्स्ट है अब कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। उनमें से कुछ प्रोडक्ट हम देखेंगे जैसे कि कैनरा एंजल। तो ये जो एंजल आपका सेविंग अकाउंट है जो कि फीमेल्स के लिए है और फीमेल इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज भी कर सकती हैं और इसमें जैसे कि कैंसर केयर पॉलिसी और दूसरी सारी चीजों को भी एड ऑन कर सकती हैं। तो एक कस्टमाइज सेविंग अकाउंट है फॉर वीमेन जिसका नाम है कैनरा एंजल। इसके अलावा इन्होंने कैनरा हील नाम से भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि हेल्थ केयर को फोकस करता है और हेल्थ केयर के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करेगा।
इसके अलावा कैनरा सेल्फ हेल्प ग्रुप ई मनी भी यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये सभी प्रोडक्ट आपको कैनरा बैंक के देखने को मिल जाएंगे। नाउ मूव करते हैं इंडिया के स्टॉक मार्केट में। 2023-24 में क्या सिनेरियो रहा स्टॉक मार्केट का, वो भी पता होना चाहिए। तो इंडिया का अगर हम देखेंगे मार्केट कैप, तो इंडिया का जो मार्केट कैप है वो फिफ्थ नंबर पे आता है लार्जेस्ट, और भारत का जो मार्केट कैप है वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इस रिपोर्ट का नाम है रिकैप 2024। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत का जो मार्केट कैप है अभी 5th लार्जेस्ट है, बट इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2027। और इन्होंने कहा है कि भारत का जो मार्केट कैप है वो 10 ट्रिलियन डॉलर हिट करेगा। कब तक? 2030 तक। ठीक है, अगर हम टॉप 5 कंट्रीज देखते हैं बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो यूएसए के बाद चाइना, जापान, हांगकांग, और 5वें नंबर पे इंडिया है विथ मार्केट कैप 4.5 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वो सारे एरियाज भी बताए हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव ग्रोथ रहा है, जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोटेक, एनिमेशन, गेमिंग, सेमीकंडक्टर चिप एटसेट्रा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपडेट लिस्ट ऑफ बैंक ऑथोराइज्ड टू इंपोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर ड्यूरिंग FY25। तो हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है उनमें वो कौन कौन से बैंक है जो कि गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट कर सकते हैं, किन किन बैंक्स को परमिशन दी है, इस तरीके से आरबीआई ने एक लिस्ट जारी की है। इसमें आपको 11 बैंक्स देखने को मिलेंगे। 11 बैंक्स है जो कि इंपोर्ट कर सकते हैं गोल्ड को और सिल्वर को, और केवल 3 बैंक है जो केवल और केवल गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। कब से कब तक? तो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2024 तक। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट निकाली है जिसको आरबीआई ने अथॉरिटी दी है कि ये लोग इंपोर्ट कर पाएंगे गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें 11 बैंक है जो गोल्ड और सिल्वर दोनों को इंपोर्ट करेंगे, 3 बैंक है जो केवल और केवल गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। वो 3 कौन कौन से बैंक है जो केवल और केवल गोल्ड को इंपोर्ट करेंगे, उनको हम देख लेते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्रोथ इन FY24। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसमें हमारी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हुआ। जनरल इंश्योरेंस का मतलब जिसमें आपके नॉन लाइफ इंश्योरेंस आते हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, किसानों को अपने खेत का, आपको अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराना है, घर का इंश्योरेंस कराना है, ये सभी आपके जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस हमारी कंट्री में ग्रो हुआ है 12.78%। कितना ग्रो हुआ है? 12.78% हुआ है। हमारा टारगेट था 3 ट्रिलियन रुपीस का, बट इतना तो हम नहीं कर पाए। कितना हुआ है आप देखेंगे, 2.89 ट्रिलियन रुपीस हमारा सेक्टर देखा गया है FY24 में जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। डन इतनी चीजें। अब बात करते हैं, अब इसमें प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी आती है और आपके पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी आती हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस है उसमें 8.99% की ग्रोथ देखी गई है, और पब्लिक सेक्टर के बाद प्राइवेट सेक्टर में 7.53% की ग्रोथ देखी गई है, और कंबाइनली 12.78% है। लीडिंग कंपनीज कौन है आपकी जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज आलियांज, ये आपकी टॉप कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड ने पॉलिसी बाजार के साथ भी हाथ मिलाए हैं, पार्टनरशिप की है टू एक्सपांड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पे IRDAI का टारगेट है कि हमें हर एक व्यक्ति तक इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट न्यूज, मुझे लगता है ये दोनों न्यूज काफी इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आती है, देख लेते हैं। पहला है, फोन पे ने पार्टनरशिप किया है ई सेवा। ई सेवा क्या है? नेपाल का डिजिटल वॉलेट सर्विस है ई सेवा, एंड होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा। पोखरा आपको पता है ना, नेपाल की टूरिज्म कैपिटल कुछ दिन पहले ही डिक्लेयर हुई है। इन दोनों के साथ पार्टनरशिप की है फोन पे ने टू प्रमोट यूपीआई इन नेपाल, जिससे हम यूपीआई को प्रमोट कर सके नेपाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है HDFC बैंक पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जिसने अपनी ब्रांच को लक्षद्वीप में ओपन किया है, जिससे लक्षद्वीप में भी बैंकिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड किया जा सके। तो HDFC बैंक, अ प्राइवेट लेंडर इन इंडिया, हैज ओपन अ ब्रांच इन कवरत्ती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप।
जिसके साथ HDFC बैंक हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया टू हैव अ ब्रांच इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। HDFC बैंक के CEO शशिधर जगदीशन है। 1994 में मुंबई महाराष्ट्र में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलो नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है भाई? इस फंड के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फंड है जिसको 2015 में सेटअप किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें 49% शेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है एंड रिमेनिंग जो 51% शेयरिंग है वो अलग अलग प्राइवेट ओनर्स की इसमें शेयरिंग देखने को मिलती है। बेसिकली ये अपने मास्टर फंड से लोन प्रोवाइड करता है अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंट्री में बनाने के लिए, जैसे कि रोड नेटवर्क, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एटसेट्रा, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज में क्यों है? क्योंकि नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने $200 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया है किसमें? आई बस नेटवर्क में। तो आई बस नेटवर्क की मदद से हमारे देश में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, जिसके लिए इन्होंने $200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे आईफोन के बारे में, और आईफोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है PLI स्कीम। देखेंगे अंडर द PLI स्कीम आईफोन ने $10 बिलियन यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, मतलब इतना सामान इन्होंने अपना एक्सपोर्ट किया है। तो अमेरिकन कंपनी एप्पल एक्सपोर्टेड अ रिकॉर्ड $10 बिलियन आईफोन फ्रॉम इंडिया इन 23-24। अंडर द PLI स्कीम यहाँ पर आईफोन को 2 साल का, मतलब आप देखेंगे 2024 से लेकर 2025 तक का समय दिया था और कहा था आपको इस समय के अंदर $10 बिलियन एक्सपोर्ट करना है, और उन्होंने 1 साल पहले ही इस टारगेट को अचीव कर लिया, इसलिए न्यूज में है, ठीक है। अब आईफोन एक्सपोर्टेड अकाउंटेड फॉर 70% ऑफ एप्पल टोटल प्रोडक्शन इन FY 2024। हमारे देश में 3 मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगे जो आईफोन की सप्लाई करती हैं। पहली कंपनी है फॉक्सकॉन जो कि एक्सपोर्ट करती है 60% ऑफ टोटल आईफोन। फिर है पेगाट्रॉन एंड थर्ड नंबर पे विस्ट्रॉन। तो विस्ट्रॉन जिसको एक्वायर कर लिया है टाटा ग्रुप ने, और एकमात्र इंडियन फर्म है जिसका नाम है विस्ट्रॉन, यही है केवल जो भारतीय कंपनी है और मैन्युफैक्चर कर रही है आईफोन की इंडिया में। ओके, हम बात कर रहे थे PLI स्कीम के बारे में जिसको हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के नाम से जानते हैं, और अंडर द आत्मनिर्भर भारत इस स्कीम को 1 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया है, मतलब 1 अप्रैल 2020 से ये स्कीम इफेक्ट में है। इसके अंदर इसके अंदर 14 सेक्टर कवर होते हैं। PLI स्कीम के अंदर कितने सेक्टर कवर होते हैं फिलहाल? तो 14 सेक्टर कवर होते हैं, ठीक है। और जो 14वें नंबर का सेक्टर बाद में मतलब 2021-22 में जोड़ा गया है उसका नाम है ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट, ठीक। नेक्स्ट है भारत पे फाउंडर टू लॉन्च जीरो पे एप्लीकेशन। तो भारत पे के को फाउंडर एंड फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर, इनको सभी लोग जानते हैं, शार्क टैंक में आया करते थे, नाम है अश्नीर ग्रोवर, और इन्होंने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है जीरो पे। और जीरो पे क्या करता है? इसको डेवलप किया है थर्ड यूनिकॉर्न ने, और ये इंस्टेंट मेडिकल लोन 5 लाख रुपए तक का प्रोवाइड करता है, जिसके लिए इन्होंने एक कोलैबोरेशन भी किया है दिल्ली बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मुकुट फिन बेस्ट के साथ। डन। चलो नेक्स्ट, द प्राइवेट लेंडर कर्नाटका बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिस्डॉम टू ऑफर 3-in-1 अकाउंट थ्रू इट्स मोबाइल बैंकिंग ऐप KBL मोबाइल प्लस। तो पहला क्वेश्चन, KBL मोबाइल प्लस किसकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है? तो कर्नाटका बैंक की है। कर्नाटका बैंक ने फिस्डॉम के साथ एक पार्टनरशिप की है और वो 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर आपको ट्रेडिंग करनी है शेयर मार्केट में तो आपको सेपरेटली डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब एक ही अकाउंट में आपको सारी फैसिलिटी, डीमेट अकाउंट की, ट्रेडिंग की और आपके सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट FY 24 में कितना रहा है? ठीक, सिंपल सी बात है। तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? तो 23.64% आप देखेंगे इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है, और टोटल FY 24 में हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है वो है $29.12 बिलियन का।
तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए 2023-24 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कितना था, तो 29.12 बिलियन डॉलर का था। अगर हम अपने 5 एक्सपोर्ट मार्केट देखें जहां हमने अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ट्रांसफर किया है, वो है यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, यूके एंड इटली। ओके, डन। नेक्स्ट है CBDT साइन रिकॉर्ड नंबर ऑफ 125 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट इन FY 23-24। तो यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने 125 पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 125 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को साइन किया है, जिनमें से 86 यूनिलेटरल है और 39 बायलेटरल आपको एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है, तो इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि मैं कोई एक इन्वेस्टर हूं या मैं कोई एक बिजनेसमैन हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है, और मेरी कोई कंपनी है जो कि इंडिया में है जिसका नाम है ABC कंपनी। ठीक है, तो मैं बड़ी बिजनेसमैन हूं तो और दूसरे देशों में भी तो अपनी कंपनी ओपन कर सकती हूं, तो मैं पहुंच जाती हूं, कहां जाना चाहिए मुझे, चलो मैं थाईलैंड पहुंच जाती हूं। मैं पहुंच गई थाईलैंड और थाईलैंड में जाके मैंने एक कंपनी अपनी बना ली जिसका नाम है XYZ कंपनी। ठीक, तो ऐसी और भी मेरी कंपनी है, अलग अलग नामों से है। ठीक है, डन। अब मेरी जो ABC कंपनी है ये फॉर एग्जाम्पल टायर बनाती है। क्या बनाती है? टायर बनाती है, और टायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें रबड़ की जरूरत है, और जो XYZ कंपनी है वो रबड़ का प्रोडक्शन करती है। तो मैं क्या करूंगी, अपनी कंपनी के लिए रबड़ कहाँ से इंपोर्ट करूंगी, हमारी ही एक कंपनी XYZ से करूंगी, और उनको कहूंगी कि बिलिंग जो प्राइस है वो ज्यादा कर दो। ठीक है, मतलब मार्केट प्राइस अगर एक 1 kg ऑफ रबड़ का अगर मार्केट प्राइस 100 रुपीज है, तो आप मुझे जो बिलिंग करो ना उसमें 1000 रुपीज कर दो। ठीक है, इस तरीके से मैंने इनसे बिल बना लिया, और जब टैक्स भरने का समय आया तो इसको मैंने दिखा दिया कि हमारा इंपोर्ट इतना था, हमें तो लॉस हुआ, हम कहाँ से टैक्स दें। तो यहाँ से टैक्स चोरी करने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही थी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले ही कंपनियों के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन कर लेती है। मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट देखेगी कि 1 kg ऑफ रबड़ की कॉस्ट 100 रुपीज से लेकर 120 रुपीज के बीच में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे जब किसी भी कंपनी से, चाहे अपनी कंपनी से परचेस करो या आप दुनिया की किसी भी कंपनी से परचेस करो, आपको इतने ही रेंज में परचेस करना है। अगर आप इससे ज्यादा करते हो तो आप बिलिंग में हमें नहीं शो करोगे, हमें आपकी नहीं सुननी, क्योंकि मार्केट रेट तो यही है, जिससे टैक्स की चोरी को रोका जा सके। ठीक है, यूनिलैटरल का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। बायलैटरल का मतलब होता है जब दो गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। ठीक है, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट है श्रिंकफ्लेशन कंसर्न। तो ये वर्ड आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्रिंकफ्लेशन, दैट्स इट। तो आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पर जब FMCG गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, जब मार्केट में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाए? तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी यहाँ पे जैसे कि 100 ग्राम का आपका बिस्किट का पैकेट है जो कि 10 रुपए में आता है, अब इसको पैसे तो कमाने हैं, तो वो क्या करेगी, 90 ग्राम का पैकेट तैयार करेगी बिस्किट का और आपको 10 रुपीज में दे देगी। तो आप तो क्या देख रहे हो कि 10 रुपए देना पड़ रहा है, और क्वांटिटी तो 10 ग्राम कम हो चुकी है, लेकिन हमने उसको देखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया। ये होता है आपका हिडन इन्फ्लेशन। तो श्रिंकफ्लेशन रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। इसको हम श्रिंकफ्लेशन के नाम से जानते हैं, और FMCG इंडस्ट्री में ये कंसर्न देखा जा रहा है, इसलिए आपको न्यूज में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है अंकटाड। अंकटाड का मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अंकटाड ने भारत की जो GDP ग्रोथ है वो फॉरकास्ट की है, कितनी की है, 6.5% इन 2024। ठीक है, 6.5% हमारे देश की ग्रोथ रहेगी 2024 में अकॉर्डिंग टू द अंकटाड, जबकि ग्लोबल ग्रोथ कितनी रहेगी, 2.6% की ग्लोबल ग्रोथ रहेगी। अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और अंकटाड एवरी ईयर कई सारी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और PDF भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। ओके, चलिए नेक्स्ट है नेशनल बैंक और फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का नेट प्रॉफिट FY 24 में 1600 करोड़ रुपए रहा है, ऐसी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में केवल और केवल 5
ओनली 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं। कौन कौन से हैं वो 5? तो पहला है नाबार्ड, सेकेंड नंबर पे नेशनल हाउसिंग बैंक है, सिडबी है और एग्जिम बैंक है, और 5वें नंबर पे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है। तो 5 ही आपको यहाँ पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी ने बताया है कि इन्होंने 35,000 करोड़ रुपए के लोन्स बांटे हैं और इनको 1600 करोड़ रुपए का 1600 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है FY24 में। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये लोन बांटने का काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। डन। नेक्स्ट है SBI लाइफ इंट्रोड्यूस आइडिएशन एक्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस इनोवेशन। तो आइडिएशन एक्स किसने लॉन्च किया? SBI लाइफ ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें यंग माइंड है हमारे देश के, उनको बुलाया गया कि आप बताएं इंश्योरेंस सेक्टर में और क्या नया नवाचार मतलब नया इनोवेशन कर सकते हैं और इंश्योरेंस सेक्टर की जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे डील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे IRDAI का टारगेट है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय द 2047। ठीक है, क्योंकि करेंटली केवल 3% ही पॉपुलेशन है हमारे देश की, 3% जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। SBI लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्मेशन अक्टूबर 2000 में हुआ था। नेक्स्ट, हिंदुस्तान जिंक बिकम द 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर। रिसेंटली वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 किया गया था। क्या किया गया? वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024, और यहाँ पे बताया गया कि वेदांता ग्रुप की कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ठीक है, एंड हिंदुस्तान जिंक वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इतनी चीजें, बस इतनी ही बातें आपको पता होनी चाहिए, 2 बातें जो हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट, भारती एयरटेल साइन डील टू मर्ज श्रीलंका यूनिट विथ डायलॉग एक्सिटा। देखेंगे हमारा जो देश का एक टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम है भारती एयरटेल, तो भारती एयरटेल ने अपनी एक सब्सिडरी स्टार्ट की थी कहाँ पे? श्रीलंका में 2009 में। ठीक है, श्रीलंका में एक और कंपनी काम करती है जिसका नाम है डायलॉग, और डायलॉग मलेशिया की एक्सिटा ग्रुप की कंपनी है। तो क्या किया भारती एयरटेल ने? अपनी सब्सिडरी को कंप्लीटली बेच दिया एक्सिटा ग्रुप की कंपनी डायलॉग को, और कहा कि अब आप ही हो जो श्रीलंका में टेलीकॉम इंडस्ट्री को हैंडल करो। तो 100% शेयर को बेच दिया है। ठीक। नेक्स्ट, रुपे लॉन्च लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन एट द IPL 2024 टू प्रमोट क्रेडिट कार्ड ऑन UPI। अभी तो रिसेंटली हमारा IPL फिनिश हो गया है, राइट? लेकिन यहाँ पे जब IPL चल रहा था तब रुपे ने एक कैंपेन लॉन्च किया था विद द कोलैबोरेशन ऑफ NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस कैंपेन का नाम था लिंक इट फॉरगेट इट कैंपेन। इसका मकसद था क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करना ऑन UPI। इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया था DDB मुद्रा ग्रुप ने, और इसके लिए जो चेहरा थे, जो एम्बेसडर थे, वो आप देखेंगे शंकर महादेवन थे। नेक्स्ट है क्रेड। तो क्रेड आपकी एक फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 2018 में किया था, और क्रेड का फॉर्मेशन कुणाल शाह ने किया था। रिसेंटली RBI ने इसे एज अ पेमेंट एग्रीगेटर काम करने की परमिशन दे दी है, और RBI का ये जो फ्रेमवर्क है पेमेंट एग्रीगेटर का फ्रेमवर्क, इसको मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है एगॉन लाइफ इंश्योरेंस गेट्स न्यू आइडेंटिटी विल नाउ बी कॉल्ड बंधन लाइफ। एक्चुअली हुआ क्या है, बंधन बैंक की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग हैज ऑफिशियली टेकन ओवर एगॉन लाइफ इंश्योरेंस, मतलब इस कंपनी को खरीद लिया है, और खरीदने के बाद इसका नाम बदल दिया है। नाम क्या कर दिया है? बंधन लाइफ। तो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का नया नाम क्या है? बंधन लाइफ है, जिसकी टैगलाइन है भारत की उड़ान बंधन से। ओके। नेक्स्ट है रेजर पे लॉन्च UPI स्विच विद एयरटेल पेमेंट बैंक। जैसे कि हमारे देश में UPI इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए आप फट से UPI पेमेंट कर देते हो, एक ही सेकंड में कितने सारे ट्रांजैक्शन विदाउट डिले हो जाते हैं, करेक्ट? वैसे ही यहाँ पे रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर अपना UPI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है जिसका नाम है UPI स्विच, जो कि 10,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड कर सकता है, जिसका सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हो सकता है आपको दिखे। इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर टू फाइनेंस सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 13 Feb 2024 में बेसिकली लॉन्च किया था, जिसका टारगेट था कि
75,000 करोड़ रुपए का बजट था और इसमें 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना था और फ्री ऑफ कॉस्ट 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देनी थी। अब कोई व्यक्ति है जिसको अपने घर में रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना है और लोन की जरूरत है, तो लोन देगा इंडियन बैंक। एंड रूफटॉप सोलर पैनल को इंस्टॉल कराना है तो इंस्टॉल कौन करेगा? टाटा सोलर पावर। तो इसलिए इंडियन बैंक एंड टाटा सोलर पावर ने यहां पर एग्रीमेंट साइन किया है, या कह सकते हैं कि मिलके सेंट्रल रूफटॉप सोलर स्कीम को रन करने वाले हैं। यहाँ पर इंडियन बैंक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 1907 में फॉर्मेशन हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नाउ बात करते हैं इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, मतलब हम जो दवाइयाँ, ड्रग्स एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके बारे में बात हो रही है, एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट 10% से ग्रो हुआ है। कितना? $28 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है इन FY24। तो द कंट्रीज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय द 9.67% ऑन एन एनुअल बेसिस टू 27.9 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। हमारी टॉप डेस्टिनेशन क्या है जहां पर हमने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड है। अब इनका टारगेट भी होगा, तो इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 2030 तक हमें $130 बिलियन का मार्केट तैयार करना है। अभी कितना है? $28 बिलियन का है। भारत पे इंट्रोड्यूस भारत पे वन। तो भारत पे वन एक ऑल इन वन पेमेंट प्रोडक्ट है बेसिकली, जिसमें आपको QR कोड भी मिल जाएगा, 4G कनेक्टिविटी, वाईफाई भी मिल जाएगा, स्पीकर भी मिल जाएगा और आपके दुकानों पे जो POS डिवाइस होते हैं उन सब में से इंटीग्रेट किया गया है। तो भारत पे वन इज एन all-in-one payment product that integrate POS, QR, स्पीकर into one device and pilot phases पे इसको लॉन्च किया गया है। पहले में 100 सिटीज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद 450 और सिटीज में से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब SBI कार्ड ने इंट्रोड्यूस किया है ट्रेवल सेंट्रिक कोर क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है माइल्स। तो माइल्स जो क्रेडिट कार्ड है वो किसने लॉन्च किया है? SBI ने लॉन्च किया है, जिससे यहाँ पे ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस को और अच्छा किया जा सके। इसके 3 वेरिएंट है, SBI कार्ड माइल्स एलाइट, माइल्स प्राइम एंड माइल्स, ठीक है। अगर आप 200 से ज्यादा पेमेंट करते हैं, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं, टिकट्स कर रहे हैं, तो उस पर आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अगेन IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDAI ने रिसेंटली बीमा मंथन ऑर्गेनाइज किया था हैदराबाद में। बीमा मंथन मतलब यहाँ पे जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है उसके जो लीडर थे सबको बुलाया गया और डिस्कस किया गया जो भी इश्यूज हैं इंश्योरेंस सेक्टर्स में और क्या नया इनोवेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इनकी एनुअल एक्सरसाइज है और ये लोग करते रहते हैं। तो बीमा मंथन को ऑर्गेनाइज किया था IRDAI ने हैदराबाद में, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्राइमरी टारगेट है, तो आप देखो यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ था वो बीमा विस्तार, बीमा सुगम और बीमा वाहक पे हुआ था। बीमा विस्तार क्या है? बीमा विस्तार आपको ऑल इन वन इंश्योरेंस फैसिलिटी देता है, मतलब आपको हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस सब कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रोडक्ट में आपको ये सारे इंश्योरेंस मिलते हैं अंडर द बीमा विस्तार, ठीक। नेक्स्ट है बीमा सुगम। बीमा सुगम क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है IRDAI का, जहां पे अलग अलग कंपनी के जो भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं आप उनको कंपेयर कर सकते हो और कंपेयर करने के बाद अपनी बेस्ट पॉलिसी को खरीद सकते हो। बीमा वाहक क्या है? तो इंश्योरेंस ऑन व्हील। यहाँ पर हर देश के मतलब देश के कोने कोने तक, हर एक व्यक्ति तक हमें इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट्स है वो पहुंचाना है। तो बेसिकली जो रूरल एरिया, ग्राम पंचायत होती है वहां पर ये गाड़ी जाती है बीमा वाहक और लोगों को अवेयरनेस फैलाती है कि क्यों इंश्योरेंस जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द IRDAI, बिल्कुल आप इसे पढ़ सकते हैं कि RN मल्होत्रा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद हमारे देश में इंश्योरेंस सेक्टर में रिफॉर्म किया गया था, जिसके बाद हमने एक एक्ट पास किया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, और उसके बाद एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई जिसका नाम है IRDAI और इसका हेडक्वार्टर तो हमने देख लिया हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है RBI ओपन ऑन टैप लाइसेंसिंग फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर RBI ने कहा है जो भी बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं और वो यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि यूनिवर्सल बैंक बनना चाहता है उसके लिए सर्टेन क्राइटेरिया है। क्या है सर्टेन क्राइटेरिया? कि 5 सालों में, मिनिमम 5 सालों में आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री, ऑन ट्रैक होना चाहिए, लॉसेस में नहीं होना चाहिए,
शेयर ऑफ द बैंक हैव टू बी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आपका बैंक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होना चाहिए। मिनिमम नेट वर्थ 1000 करोड़ रुपीस की होनी चाहिए। फिर आपका जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो है वो बेसल्स नॉर्म को फॉलो करना चाहिए। नेट प्रॉफिट आपका लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए, लॉसेस में नहीं होनी चाहिए कंपनी, और आपका जो एनपीए है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, तभी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक हो और यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये ऑन टैप लाइसेंसिंग क्या होती है? तो यहाँ पर अंडर द आरबीआई या फिर आपका अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। बेसिकली एक टाइम विंडो होती है, उस टाइम विंडो में कोई भी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। टाइम विंडो खत्म होने के बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को इंटरटेन नहीं किया जाता। एंड दिस इज लास्ट न्यूज, हिताची पेमेंट सर्विस इंट्रोड्यूस अपग्रेडेबल एटीएम इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो हिताची पेमेंट ने अनाउंस किया है कि हमारे देश की जितनी भी एटीएम मशीन है उनको अपग्रेड करेगी। और कैसा अपग्रेड करेगी कि यूपीआई से, या फिर आप इसमें कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। एटीएम से केवल पैसे निकालने नहीं है, आप पैसे जमा भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से मशीन्स को अपग्रेड करने का काम कौन करेगा? तो हिताची पेमेंट सर्विस करेगी। डन इतनी चीजें। तो ये थे हमारे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट बैंकिंग इवेंट्स जो कि अप्रैल मंथ में हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, बेसिक सी चीजें हैं बट क्वेश्चन यहां से आपके लिए आ जाएंगे। ओके है, सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और इसी तरह वीडियो में बने रह सकते हैं। और हिस्ट्री की भी सीरीज रेडी है, तो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए। सो टेक केयर।